करते हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में ना, एक पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया आपस में लगभग लड़ गई थी। तो उसे शांत करने के लिए एक संगठन बनाया गया जो एक ऊपर से काम करे, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे। इसमें मुख्य भूमिका रूजवेल्ट की थी, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, एक यूएनओ जो पहले से एक 1920 से चलते आ रहा था लीग ऑफ नेशन, उसी को मॉडिफाई करके एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की स्थापना किया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में भले यूएनओ कहते हैं, शॉर्टकट में अगर यूएन भी बोलेगा तो आप समझिएगा कि यूएनओ की बात कर रहा है। इसकी स्थापना जो हुई वो न्यूयॉर्क का एक आइलैंड है जिसका नाम है मैनहट्टन आइलैंड, वहीं पे हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अभी तक में इसके 193 सदस्य हो चुके हैं। दक्षिणी सूडान 2011 में इसका सबसे नया सदस्य बना है। तो अभी इसमें 193 सदस्य हैं। इसकी जो सबसे बड़ी सभा होती है उसे कहते हैं जनरल असेंबली। इसे विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। इसके टोटल 6 अंग है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल एक अंग की चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो मोदी जी कहते हैं वो जनरल असेंबली में भाषण देने गए थे। इसके हर साल सितंबर में बैठक होती है जिसमें हर देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं ना वो हमेशा यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं। इसमें मोदी जी भी गए थे। मोदी जी के भाषण में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मुख्य बातें थी वो खुद यूएनओ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देती थी। मोदी जी का कहना है कि 1945 में बनी हुई संस्था जिसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2020 में भी ये क्या काम अच्छे से कर पाएगी। इसका कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि पूरी दुनिया जो पिछले 8 से 9 महीने से लड़ रही है कोरोना पेंडेमिक में, इसमें यूएनओ ने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। इनका इशारा था कि डब्ल्यूएचओ ने शुरुआत में तो चाइना का ही फेवर किया। अगर डब्ल्यूएचओ सचेत रहता था दुनिया का ये हाल नहीं हुआ रहता। दुनिया में आतंकवाद है, जिस देश में आतंकवाद है वो देश खुद ही लड़ता है। यूएनओ कहाँ तक उसे मैनेज करता है? क्या यूएनओ कश्मीर में आके आतंकवाद हमारा सॉल्व करता है? क्या यूएनओ छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को समाप्त करता है? माली, सोमालिया, यहाँ तक में तो सोमालिया में देखेंगे तो लुटेरे भरे हुए हैं सर। कहाँ तक यूएनओ इससे लड़ पाता है? इसमें कुछ नहीं कर पाता यूएनओ। इसलिए यूएनओ में एक रिफॉर्म की जरूरत है। इनका एक कहना था कि एक आपसी युद्ध में या फिर आतंकवादी हमले से जो मासूम लोग बेघर होते हैं, जो अपने सपनों के घर को छोड़कर रिफ्यूजीज के टेंट में रहते हैं, इन्हें बचाने के लिए यूएनओ ने क्या किया? कोई खास कदम तो नहीं उठाए थे। बाद में मोदी जी ने कुछ देश की भी बात किया था कि इंडिया में इन्होंने डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, और ये रियलिटी भी है। बहुत सारे लोग को, जैसे आप जनधन योजना से देखिए जो वित्तीय समावेशन था, इन्होंने कहा कि हम लगभग 400 मिलियन लोगों को हमने क्या किया है, बैंकिंग से कनेक्ट किया है, जो ठीक भी है, इंटरनेट के मामले में ठीक है। लेकिन हम अब चर्चा करते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी मांग है कि हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता यानी वीटो कब देंगे। अब ये सुरक्षा परिषद क्या है, अस्थायी सदस्य क्या है और वीटो क्या है, और हमें मिलेगा कि नहीं, अब इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए यूएनओ के 6 अंग में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है उसका सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसे हम लोग दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। मतलब दुनिया में किसी को भी सजा देना है ना तो वो यही देता है, सिक्योरिटी काउंसिल। सद्दाम हुसैन पर सैंक्शन लगा दिया था, एम्बार्गो लगा देगा तो आप किसी देश से व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें 15 मेंबर है, जिसमें 10 मेंबर जो है अस्थायी हैं और 5 मेंबर अस्थायी हैं। तो आपको पता ही है जो अस्थायी यानी परमानेंट है उनके लिए तो कोई टाइम बाउंडेशन है ही नहीं है, वो तो परमानेंट है। समझ में आया कि नहीं आ गया? और जो बाकी 10 मेंबर हैं वो अस्थायी हैं, यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी हैं। इनका कार्यकाल केवल 2 साल होता है। इनका चुनाव अल्फाबेटिकली हो जाता है। अभी भारत जो है वो 2012 में एक बार इसका सदस्य बना था, अब फिर 2021 में इसका सदस्य बनने जा रहा है। 21 से 22 2 साल रहेगा यहाँ पर। अब भारत नहीं रह पाएगा। बाकी ऐसे 5 देश हैं जो हमेशा रहेंगे, मतलब जब तक यूएनओ है तब तक रहेंगे। आखिर अब ये 5 देश कौन कौन है और इनका क्या क्या काम है, पहले यहाँ समझिए। पहले हम इन 5 देशों को समझ जाते हैं। ये यूएन को जो हेडक्वार्टर है, इसे यूएन कहिए या यूएनओ, इसमें 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इन्हें याद करने के लिए आप नक्शा का प्रयोग कीजिए। बिना मैप के आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से उतर जाएगा। कितने चीज़ों को याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले इधर देखिए नक्शा से, ये यूएसए है। पहला क्या हो जाएगा? यूएसए। पहला अमेरिका कहिए या यूएसए कहिए। उसके बाद आपका आएगा ब्रिटेन, उसके नीचे फ्रांस। ब्रिटेन फ्रांस दोनों आपस में, तो मतलब एक ही पास है, दोनों के बीच में थोड़ा सा तो इंग्लिश चैनल यानी का अंतर है। एक समुद्र का चौड़ा, समुद्र में चौड़े रास्ते को जो कहते हैं ना वो चैनल होता है, पतला को स्ट्रीट कहते हैं। तो पहला कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। हो गया। नक्शा में कैसे याद रखें? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। नक्शा से याद रखना है आपको, देश नहीं याद रखना है, नक्शा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इधर हो गया। अब इस साइड में आएंगे तो रूस, ऊपर में रूस, नीचे में चाइना। हो गया। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक पास, ब्रिटेन फ्रांस एक पास, इनकी मेंटेलिटी भी एक जैसे है।
और रूस चाइना, इनकी मेंटेलिटी एक जैसे, दोनों पहले कम्युनिस्ट थे सब, अभी रूस जो है लोकतंत्र हो गया है। वो भी काहे को लोकतंत्र, 2002 से तो अभी तक पुतिन बैठे हैं 2035 तक में, कौन सी का लोकतंत्र है। तो टोटल कितने देश हो गए? 5। अब हम आपसे कहते हैं, आप बताइए कितने हो गए? पहला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ये 5 देश हैं जिन्हें वीटो है, ये अस्थाई सदस्य है। इनका यहाँ नाम है, ये झंडा है इन लोगों का। अब ये आप अगर गौर कीजिएगा ना, तो ये वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, आपस में लड़के जीत गए थे। ये सब कहीं ना कहीं से यही लोग जीते थे। जर्मनी हारा था, इटली हारा था, उधर में आपका जापान हारा था, और चाइना ने भी इनडायरेक्टली जापान को मारा था। तो आप समझिए कि वो अमेरिका की ही ओर से लड़ा था। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत गया, उसको आपने परमानेंट सदस्य दे दिया, बाकी को टेम्पोररी दिया, 2 साल लाओ जाओ। अब ये इनका पावर क्या है ये समझिए। ये तो आप 5 समझ गए ना। इनका पावर देखिए, जितने परमानेंट मेंबर यानी अस्थायी सदस्य वाले जो 5 देश हैं, इनके पास एक पावर है वीटो पावर। वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेध शक्ति। इसे हम आम बातचीत की भाषा में हम कहें तो इसका मतलब होता है ना। जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि सर आज पार्टी किया जाए, मान लीजिए सारे लोग रेडी हैं और हम कह दिए वीटो, तो वीटो का मतलब किसी भी चीज को हमेशा के लिए रोक देना, मतलब उस प्रस्ताव को ही रोक देना, उसे क्या कहते हैं? वीटो। तो जितने अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर प्राप्त है। याद रखिएगा, जो 10 मेंबर यूएनओ के हैं अस्थायी, उनके पास वीटो नहीं है, और ये 5 मेंबर हैं जिनके पास वीटो है। अब यूएनओ में कोई भी विधेयक या प्रस्ताव आता है, जिसे हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, कि मान लिया कोई रिजोल्यूशन आया कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, उसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो आतंकवाद पर नकेल नहीं कसता है। तो पूरे लोग रेडी हो जाएंगे। यूएनओ के 193 लोग हैं, 193 में 121 लोगों ने कह दिया कि हाँ भैया उसे आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए, तो हो जाएगा। लेकिन जो 5 देश है ना जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है, आप 5 का नाम याद है ना आपको? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। इसमें से किसी एक ने भी, हम 5 की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक ने भी अगर वीटो कर दिया कि नहीं हम इस प्रस्ताव से खुश नहीं है, तो वो प्रस्ताव कट जाएगा, चाहे उसमें कितनी भी अच्छाई है। मौलाना मसूद अजहर जो भारतीय तिहाड़ जेल में बंद था, उसे आतंकवादियों ने IC-814 प्लेन को हाईजैक करके सन 2000 में लेके गए थे, और उसके बाद इन्हें छुड़ाए थे, और यूएनओ ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन चाइना ने कह दिया नहीं वीटो, कि अभी इसके खिलाफ सबूत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। वीटो जो है हम रोक दिए, हमारा दादागिरी है, समझाया। यूएनओ जो 193 देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया को चला रही है, ये एक्चुअली में एक 5 घोड़े का रथ है। वो रथ की तरह है जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, और उन घोड़े का लगाम 5 देशों के पास है। 5 घोड़ों का लगाम, कोई एक रोकेंगे रथ रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी है 5 घोड़ा का रथ एक रुक जाएगा तो रथवा जाएगा, उलटिए जाएगा। ये पावर होता है वीटो का। तो वीटो मिलेगा किसको? जिसके पास अस्थायी सदस्यता है, कुछ भी रोक सकते हैं। अब यूएनओ का एक नियम है कि कोई देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब सद्दाम हुसैन भाई साहब उठे, उन्होंने एक देश था कुवैत, उस पर हमला कर दिए और उसको अपने अंडर में ले लिया। अब यूएनओ वाले ने पूरा उठ के हमला कर दिया। यूएनओ ने प्रस्ताव पारित हो गया सुरक्षा परिषद में, क्या कब्जा क्यों किए हैं? क्योंकि आप किसी देश पे कब्जा करके नहीं रख सकते हैं, उस देश में शासन वहीं के लोगों का होगा। अब सद्दाम हुसैन क्लास किए नहीं थे मेरा, चढ़ गए हमला करने, पूरी दुनिया उठ के मारी, सद्दाम हुसैन कहाँ पहुंच गए समझ में आ गया। लेकिन देखिए यही यूएनओ में 1959 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया, और तिब्बत को पूरी तरह हम घोट लिया, अपना राज्य बना लिया तिब्बत को। जब सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव गया कि नहीं सारे देश चीन का विरोध करें या चीन पर हमला करें जब तक वह तिब्बत को नहीं छोड़ देता है, तो 121 सदस्यों की जरूरी है, प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन 5 जो वीटो पावर वाले हैं उनका भी तो सहमत होना जरूरी है। सब सहमत हो गए सर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सब सहमत हो गए। चाइना का हमारे पे हमला, वीटो ले भैया। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास वीटो है ना, वो रौंद देंगे किसी को। अब देखिए ना, अफगानिस्तान की क्या गलती थी? रूस उस पर हमला कर दिया था, अपने में कब्जा कर लिया। अब रूस को भगाने के लिए ओसामा बिन लादेन को लेके आया अमेरिका, तुम मारो रूस को, भागो। मतलब अफगानिस्तान को ये लोग ना अखाड़ा बना दिया। आप अभी भी देखिए, अमेरिका कहीं भी घुस के हमला कर देता है। अब ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया मिसाइल से, समझ में आया कि नहीं? ये उकसावे वाली ना चीज़ है यहाँ पर। अब इराक चौपट हो गया, ईरान होगा तो हम लोग का पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। तो हम लोग को तो सब चीज़ देख के चलना है ना, कि भाई तुम ईरान से तुम्हारा कुछ भी झगड़ा है उसको जिंदा रखो ना, हम लोग को पेट्रोल देता है, बाकी हमको कौन सी उससे रिश्तेदारी थोड़ी है। तो आपके मन में एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जिसके पास वीटो है वो यूएनओ में कुछ करेगा, आप नहीं रोक सकते, समझ में आए ना? कि
अब आप एक लड़का कर रहा है कि सर चाइना से ना, हम जब क्लास में पढ़ा रहे थे ऑफलाइन तब, तो कर चाइना से सर वीटो छीन क्यों नहीं लेते हैं प्रस्ताव लाके, तो बेहतरीन है छीन लीजिए। तो छीनने के लिए भी तो 193 में से 121 की जरूरत है, और उसके बाद जो 5 वीटो वाले हैं सब इन पांचों का भी तो सहमत रहना जरूरी है। 5 में से एक को अगर कह दिया वीटो यानी नहीं, तो नहीं होगा। तो मान लीजिए चाइना का वीटो छीन रहे हैं, तो अमेरिका कहेगा ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस रूस छीने, चीनवा कहेगा हमरे छीनेगा रे, ले वीटो जो यहाँ नहीं छीन सकते, उन्हीं के पास वीटो रहेगा। और अगर कोई देश वीटो लेना भी चाहता है ना, यूएनओ में सुधार होगा कि भैया 1945 की चीज़ है, पुरानी हो गई है, इसमें सुधार कीजिए, तो ऑलरेडी जो 5 अस्थाई सदस्य हैं जिसे शॉर्टकट में आप वीटो कहते हैं, इन 5 का रेडी रहना जरूरी है। एक्को को ठोका वीटो तो आप गए काम से। अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा समझ रहे ना चाइना है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, हर चीज़ का इलाज है। आखिर में समझाते हैं क्या इलाज है। तो आप ये वीटो समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा वीटो यूज़ कौन किया है, तो सबसे ज़्यादा रसिया किया है, फ्रांस नहीं करता है वीटो, ये बीच बीच में रहता है, इतना प्रयोग नहीं करता है ये। आगे देखिए, हालांकि सब वीटो 5 के पास है, वो कर सकते हैं। अब हम कहते हैं एक इंडियन के हिसाब से देखिए, वाई इंडिया शुड गेट वीटो, हमें वीटो मिलना क्यों चाहिए? अगर हमें मिलना चाहिए तो दुनिया का हर एक देश का व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। श्रीलंका भी कहेगा हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो सबको वीटो मिलना चाहिए। तो इसके लिए भारत के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे वीटो दिलाने में कारगर साबित होगी। जैसे यूएनओ की जब स्थापना हो रही थी 1945 में, तो हम गुलाम थे 1945 में, इसके बावजूद हम जाके यूएनओ के सदस्य बन गए कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम आपके सदस्य हो जाएंगे। सोचिए हम लोगों ने कितना फेथ दिखाया था यूएनओ पर, और हम यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से हैं। हम लोगों ने यूएनओ का प्रचार उस समय किया था जब हम गुलाम थे, और हमें ही आपने अस्थायी परमानेंट नहीं रखा है। बाहर दोगलागिरी बाह यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग देशों को यूएनओ से जोड़ा कि नहीं तुम भी यूएनओ में आ जाओ। जो चाइना इतना बड़ा कमीना है उसे भी हम लोगों ने ही जोड़ा था, और जो चाइना का वीटो है वो भारत को ही मिल रहा था। आगे समझाएंगे कि हम लोगों ने क्यों चाइना को हैंड ओवर किया था। तो हम लोगों ने कई अन्य देशों को भी प्रेरित किए थे, इंस्पायर किए थे कि तुम यूएनओ में जाओ और विश्व शांति कायम करो, और उसका नतीजा ये मिला कि हम सदस्य नहीं। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि जनता पर कोई अत्याचार न करे, इसलिए हर जगह पर लोकतंत्र की स्थापना हो, वहां कोई राजा या सैनिक का शासन न हो ताकि जनता पर अत्याचार हो। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। आपको पता है अफ्रीका में चुनाव होता है ना, तो भारत से ईवीएम मशीन जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है, लेकिन चाइना में चुनाव ही नहीं होता है। सी जिनपिंग आएंगे, अब उसके बाद कौन आएंगे, वही एक तो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही डिसाइड कर देगी। जनता वहां वोट नहीं देती है। तो ये बात आपने बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, सर हमसे ज्यादा तो जनसंख्या चाइना की। चाइना जनसंख्या में है बट वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो सोचिए जो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो जिस डेमोक्रेसी को चाइना फॉलो नहीं करता, आपने उसे अस्थायी सदस्य दे दिया। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत, ये तो आपने उसी को सदस्यता नहीं दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये तो वही बात हो गया, शराब का 2 पैक लगा के आप कहिए कि शराब बंद होना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए। भैया जो खुद डेमोक्रेसी नहीं है उसको दे रखा है आपने। उसके बाद सेकुलरिज्म। हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ किसी धर्म को, किसी जाति मजहब को संविधान के हिसाब से बड़ा या छोटा नहीं बनाया गया है। यहाँ सारे लोग आराम से रह सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ऐसी समस्या, देखिए जहाँ भी जो चीज़ ज़्यादा रहती है ना, तो माइनॉरिटी को थोड़ा सा प्रेशर झेलना ही पड़ जाता है। अदरवाइज में भारत में कभी भी ऐसा नहीं दाग लगा है। पाकिस्तान हमारे सामने अलग हुआ था, वो इस्लामिक कंट्री हो गया है। अब वहाँ नियम है कि कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई हिंदू सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, कोई हिंदू राष्ट्रपति नहीं होगा, मतलब जब भी होंगे तो मुसलमान होंगे। हिंदुस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके पास भी 273 सीट है, आप मोदी जी को हटा के जैन धर्म के हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दिगंबर है, बिना वस्त्र के आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बस आपको 273 सीट चाहिए। आप सीटें में नहीं लाएंगे, आप खोजेंगे प्रधानमंत्री हो जाए। 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए हिंदुस्तान में। हमारे देश के आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जज हैं, और भारत में किस पद पर मुस्लिम नहीं रहे? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो भी आपको 273 सीट चाहिए ना जी। अब आप लाइए सीट, आप भी बन जाइएगा। तो ये सारी चीजें, भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमने जॉर्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री तक बनाया है। कौन, क्या हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया? हर धर्म को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, फिर भी हमें अस्थायी सदस्यता नहीं है। चाइना में देखिएगा तो चाइना में मुसलमानों को दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है। महिलाएं बुर्का पहनती है तो काट देते हैं, सब जांग घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। स्कर्ट पहना के घुमाते हैं सब मुसलमानों को। ये पाकिस्तान तब नहीं कहता है कि हम मुसलमानों को बचाएंगे। ये पाकिस्तान को मुसलमान की याद कब आती है? जब कश्मीर मुद्दा आता है तब। वहाँ उगारे घुमा रहा है चाइना में, तो नहीं बोलना है तुमको कि इस्लाम खतरे
खतरे में है तब तो अरे तुम्हारा बाप है वो कैसे बोल देगा तुम वहाँ पर। तो ये सेकुलरिज्म के मामले में हम लोग अच्छे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति की बात हम ही करते हैं। दुनिया में अभी कहीं मार और होता है ना तो हम भारत अपनी सेना भेजता है, सूडान वगैरह में भेजा है शांति के लिए। कोई कह सकता है अरे छोड़िए ना, आज यूएनओ बना साला 1945 में, जब दुनिया नहीं थी ना तो हमारे शास्त्रों में लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों ने 26/11 जो हमला हुआ था, 26/11 तो खैर छोड़िए ना, 26/11 करें, 9/11 1893 जब स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, शिकागो में, वहाँ उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड माय सिस्टर कह के पूरी विश्व को संबोधित किया था। और हम ही अस्थायी सदस्य नहीं है। और भी देखेंगे टेररिस्ट, यूएनओ कहता है कि आप टेररिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। भारत आतंकवाद को झेला है, लेकिन हम लोगों पे कभी कोई नहीं कहेगा कि कोई भारत का आतंकवादी जाकर कहीं जाके बम फोड़ा। ये हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग कहीं पे भी अगर आप हिंदुस्तानी है, आपके पासपोर्ट पे इंडियन लिखा है तो आप इज्जत की नज़र से देखे जाएंगे वहाँ। अब पाकिस्तानी लिखा है ना, 4 बार सिक्योरिटी जांच करेगा, ससुर कहाँ छुपा के रखा है। तो हम लोगों ने कहीं टेररिस्ट का नहीं है। अब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आपने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी घुसा दिया, तो भैया पूरी दुनिया से आप जाँच करा लीजिए कि मुक्ति वाहिनी खुद बांग्लादेश के लोग थे जिन पर आप लोगों ने अत्याचार किया था। भारत ने उन्हें अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए हथियार उठाया था। तो इसका मतलब क्या, रावण को मारने के लिए भी हम लोगों ने हथियार उठाया था। तो राम जी को आप क्या मर्डरर कहिएगा? अरे वो अन्याय पे था इसलिए मार दिए। न्याय और अन्याय में भी फर्क न होना चाहिए। WHO, पूरी दुनिया जब पोलियो से ग्रस्त रहती है, आपको पता है दुनिया का 90% पोलियो का ड्रॉप भारत से जाता है। यूएनओ कहता है कि हम पोलियो मुक्त करेंगे, मलेरिया मुक्त करेंगे। कहाँ से दवाइयाँ ले जाता है? रे भारत से। एस्ट्राजेनेका खोज कर रही है, मोडर्ना अमेरिका में खोज कर रही है, स्पुतनिक खोज कर रहा है, चाइना का जो सीनो वैक्सीन है खोज कर रहे हैं, लेकिन सब भारत से कर रहे हैं कि भैया हम तो खोज कर लेंगे, बनाएंगे कैसे, तुम भारत वाला बना के देना। और हम लोग अस्थायी सदस्य नहीं है। वाह रे यूएनओ वाह। यहाँ पर रिलेशन पूरी दुनिया में अगर चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दीजिएगा तो पूरी दुनिया भारत को इज्जत के नज़र से देखती है। ये साले कभी नहीं देखेंगे, इनको तो अब छोड़िए के चलिए, ये कभी नहीं देख सकते। कहते हैं ना पता नहीं किसका पूंछ सीधा नहीं हो सकता, आप जानते हैं किसका नहीं। तो पूरी दुनिया में हमारा रिलेशन भी अच्छा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम एक पूर्ण हकदार हैं कि हमें यूएनओ का सदस्य परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और परमानेंट सीट मिलने के एवज में हमारे पास वीटो पावर होना चाहिए ताकि वर्ल्ड की डिसीजन लेने में हम मदद कर सकें। क्योंकि जब अमेरिका इराक पर हमला करने जा रहा था और हमारे पास वीटो रहता तो हम लोग शर्तीय वीटो कर देते, क्योंकि उससे हमें 2 चीज़ का लाभ हुआ, लॉस हुआ था हमें। हमारे लगभग 2.5 लाख लोग काम करते थे इराक में, उनकी नौकरी चली गई, और हमें एक सस्ता पेट्रोल मिलता था, वो भी चला गया। आज रहता तो हमें मिल जाता ना। अब हमें मिला क्यों नहीं, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके भी कुछ कारण समझ जाते हैं। अगर आप मेंस एग्जाम लिखिएगा तो दोनों लिखना पड़ेगा। तो हमें क्यों नहीं मिला आज तक यूएनओ तो परमानेंट सीट। तो देखिए यूएनओ ने एक नियम बनाया था, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नाभिकीय अप्रसार संधि। ये इसका एक अलग वीडियो बना के समझा देंगे, अभी नॉर्मली समझिए। इसमें कहा गया था कि आप परमाणु हथियार को नहीं रख सकते हैं। 1968 के बाद आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उससे पहले है तो आप रख लीजिए। ये इंप्लीमेंट हुआ था 1970 में, तो 70 समझ के चलिए, लेकिन आ गया था 68 में। अब भारत इसका सदस्य अगर बन जाता है तो हमें तो परमाणु हथियार रखने का अधिकार ही नहीं है। अब यूएनओ दुनिया कहती है, स्पेशली चाइना कहता है कि आप जब NPT पर साइने नहीं किए हैं तो यूएनओ का नियम आप खुद नहीं मानते हैं, तो आपको हम सदस्य बनाए क्यों? हद है भैया। बहुत अच्छा, चलिए इसका भी जवाब है हमारे पास। हम लोगों ने कहा है कि हम कभी भी एटम बम का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी से मार हुआ परमाणु बम फेंक देंगे, हम केवल और केवल परमाणु बम रिटेलिएट के लिए प्रयोग करेंगे। यानी अगर कोई हमारे पे परमाणु बम मार दिया ना तो हम बैठे बैठे मुंह नहीं देखेंगे, तब हम उसको भी मार देंगे। इसका मतलब जो देश परमाणु संपन्न नहीं है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इनसे अगर हम, नेपाल, अभी ओली साहब, इनको भी बता देते हैं, तो अगर इनके बीच युद्ध होता है तो हम कभी भी परमाणु बम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास, नेपाल के पास खुद परमाणु बम नहीं है। वो जब मारेगा नहीं तो हम रिटेलिएट कैसे करेंगे? रिटेलिएट का मतलब उसी भाषा में जवाब देना। तो सिंपल सी बात है। तो हम यही कहते हैं कि भैया हमारा परमाणु बम किसी पर हमला के लिए नहीं, हम आत्मरक्षा के लिए। और भारत ने यूएनओ में स्पष्ट बोला था कि हम आज भी NPT पर साइन करने के तैयार हैं, हम अपना परमाणु हथियार हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया का हर एक देश अगर परमाणु हथियार हटा देता है तो हम भी हटा देंगे। नियम सबके लिए हो, चाहे वो राजा हो या फकीर, नियम के हिसाब से कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि हम रखेंगे आप नहीं रखेंगे, ये बात नहीं होना चाहिए। तो भारत तो साफ कहता है, तो चाइना यहाँ कहता है नहीं नहीं नियम नियम होता है। अरे भाई नियम नियम होता है तो एक बराबरी का नियम भूल गए कि सब बराबर हैं। दूसरा समस्या क्या, पहला तो समझ गए, NPT पे आगे समझ बता देंगे क्या क्या चीज़ें थी। आप फ्रांस की एग्जांपल देखिए, फ्रांस NPT पे साइन नहीं किया था, फिर भी उसको परमानेंट से मिल गया था, उसके बाद उसने साइन किया था। ये जब मेंस लिखिएगा ना तो थोड़ा मिर्च मसाला जोड़ेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा।
आगे देखिए, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, बृहद मतलब इसमें बहुत बड़ा परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकते, भारत इस पर भी साइन नहीं किया। देखिए दिमाग लगाया सब यूएनओ वाला कि एक काम करो, नियम बना दो कि कोई भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई एनपीटी पर साइन नहीं किया और परमाणु बम बना भी लिया तो एक बार टेस्ट करने के लिए परीक्षण करेगा ना, कि सीधे युद्ध में फेंकेगा, आपको फूस देख कर देगा ना भड़का, तो पहले एक बार परीक्षण करेंगे ना। तो इसने कहा कि आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अब भारत इस पर भी साइन नहीं किया, लेकिन ई वाला ने वो गलती कर दिया। CBT कर रहे हैं, CTBT के कानून में लिखा हुआ है 1996 के कानून में कि आप जमीन पर, हवा में या पानी में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम भारत वाला दिमाग लगाया, कहा कि सुनिए ना, हवा में नहीं करिए, पानी में मत करिए, जमीन पे मत करिए, जमीन खोद के अंदर कीजिए, क्योंकि कानून जो होता है अंधा होता है, वो तो सीधे कहेगा कि कानून में कहाँ लिखा था कि अंडरग्राउंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत ने अंडरग्राउंड परीक्षण किया। समझ में आया? परीक्षण किया था, पाकिस्तान में भूकंप आ गया था। तो भारत कहता है कि देख भैया, हम तो CTBT पे साइन किए नहीं है, और किए भी अगर, लेकिन हम CTBT का उल्लंघन कहाँ किए हैं, कहाँ उल्लंघन किए हैं भैया? आप बोले थे जहां जहां मना किए थे हम वहां कहाँ वो फोड़े हैं, हम तो जमीन के अंदर फोड़े हैं। 1974 में भारत ने फोड़ा था, उसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और 1998 में जो फोड़े थे उसका नाम था शक्ति 98। तो हम लोग कहाँ आपका उल्लंघन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम आपका बात नहीं मानते हैं। साइन हम तभी करेंगे जब सब पर नियम लगेगा। अब आते हैं जम्मू कश्मीर का मुद्दा। ये पाकिस्तान कहता है मत दीजिएगा वीटो, ससुरा का अगर मिल जाएगा वीटो तो कश्मीर हड़प ये लेगा वो यहाँ पर, क्योंकि अगर वीटो मिल गया तो हम लोग कश्मीर पे हमला करके हड़प लेंगे ससुरा। अब कौन चिल्लाने आएगा? सीधा कह देंगे लोग कि हम वीटो करते हैं, हम क्या कर देंगे, वीटो कर देंगे। तो पाकिस्तान कहता है ना ना ना, है जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, मत दीजिएगा वीटो जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है। अभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होगा। तो 1950 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए खुद यूएनओ ने एक डिक्सन कमीशन, एक डिक्सन आयोग का गठन किया था। वो 10-15 लोग आए थे और कश्मीर के मुद्दे पे अध्ययन करके यूएनओ में अपनी रिपोर्ट दिए थे। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूएनओ कश्मीर का मुद्दा कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ही नहीं, ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसे इन दोनों को खुद सुलझा लेना चाहिए। अब यही मिल गया भारत को मौका कि रे भैया, खुद यूएनओ कहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, घरेलू मामला है, और घरेलू मामला में यूएनओ को हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दे दिया? तो आप खामखा में भारत का ना विरोध कर रहे हैं, भारत ने इस बात को भी ऐसे काट सकते हैं हम लोग। अब आता है बजट की बात। ये रियलिटी है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम बजट बहुत कम देते हैं, और रियल में हम लोग बहुत कम बजट देते हैं। 1 से 2% यूएनओ के टोटल खर्च का हम लोग देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं लोग। सबसे ज़्यादा देता है आपका अमेरिका देता है, फिर जापान, फिर चाइना, फिर रसिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब देते हैं। हम लोग बहुत कम बजट देते हैं। ठीक है भैया, हम अगर बजट कम देते हैं तो जरा जोड़िए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन कौन देता है फ्री में? कई पैसा में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया में पोलियो की दवाई हम लोग देते हैं, फ्री में आ रहा है। पूरी दुनिया में मलेरिया, अफ्रीका में मलेरिया से हर साल 50,000 लोग मरते हैं, हम लोग मलेरिया की दवाइयाँ देते हैं। अरे छोड़िए ना अफ्रीका ससुरा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा ट्रंप को घट गया था तो बोले थे मोदी जी को कि दे दीजिए, नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले थे कि नहीं बोले थे अभी हाल फिलहाल में? तो अब हम देते हैं फ्री में। तो ये पैसा आपको नहीं दिख रहा है? सूडान में आतंकवादी घुस गया, सब जहां तहां हो जाता है, तो यूएनओ चिल्लाता है मोदी जी से, अरे प्रधानमंत्री भारत भारत भारत, तनी सेना भेज दीजिए। तो वहां सेना, अरे चोट्टा कहीं का, जो हमारी फौज गई है उसको खाना तुम दिया है, सैलरी तुम दिया है, हम भारत वाले सैलरी दिए। और जब शहीद होते हैं तो तिरंगे में लपेट के ले आते हैं। तो 1 रुपया देता है उनकी घर में, जो उनकी पत्नी विधवा हो गई, बाल बच्चे के ऊपर से बाप का साया हट गया, हम देते हैं। क्या ये पैसा नहीं दिख रहा है तुमको? अब तो मोदी जी को भी कहते हैं कि अरे क्या जरूरत है, जब चोट्टों को खाली पैसे देखना है तो ये सब कैंसिल कर दीजिए, मत दीजिए, सीधे जो इसका पैसा आप सीधे कैश में दे दीजिए। जब तुम्हें कैश ही देखना है, मतलब यूएनओ को ससुरा नचनिया बना दिया है सर, जो जितना पैसा उड़ाया उतना ठुमका लगा दो। हद हो गया यूएनओ में। तो भारत को वहां डट कर बोलना पड़ेगा कि ये चीज है, आप मेरा विरोध मत कीजिए, और नहीं तो ये जवाब देख लीजिए, और आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। समझ आ रहा है? हालांकि भारत के जितने भी पीस कीपिंग मिशन थे, सब हम लोगों ने आतंकवादियों को रोकने के लिए किया था। तो हमारे जो यूएनओ में अस्थायी सदस्य थे, जो मतलब जो भारत के अधिकारी वहाँ थे, सैयद अकबरुद्दीन, इसी साल 2020 में रिटायर हो गए। इन्होंने कई बार बहुत सख्ती से आवाज को उठाया था। लेकिन देखिए, एक प्रतिनिधि की आवाज उठाना और एक प्रधानमंत्री की आवाज उठाने में बहुत का अंतर होता है। तो मोदी जी को भी एकदम
स्पष्ट ऐसे ही गिनवा गिनवा के एक बतिया बोलना चाहिए कि देखिए इसलिए आप विरोध कर रहे हैं और ये चीजें हमारे पास हैं, एकदम गिनवा गिनवा के मोदी जी को बोलना चाहिए, लिस्ट बनाकर वहां पर आना हो तो मोदी जी को भी ट्वीट कर दीजिएगा कि लीजिए लिस्टवा बना लीजिए और यही जाके बोलिएगा तब हम लोग को मिलेगा। आप संभावना समझते हैं हम लोग को कब मिलेगा? तो यूएन देखिए भारत बड़ा होशियारी किया, उसने कहा कि अगर हम अकेले मांगेंगे ना बीटो बीटो तो हमारा नहीं देगा सब। तो भारत ने 2005 में एक ग्रुप बना लिया G4 4 देशों का एक संगठन है। इसमें कौन कौन है भाई? तो ये चारों देशों का मांग है कि हमको परमानेंट सीट चाहिए। अब जैसे परमानेंट सीट मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? बीटो मिल जाएगा। डायरेक्ट बीटो थोड़े मिलेगा, पहले परमानेंट सीट मिलेगा और जिसके पास परमानेंट सीट है उसके पास ऑटोमेटिक बीटो चला जाएगा। तो इसमें 4 कौन कौन देश आते हैं, इसको भी नक्शा से याद रखिएगा। ये अस्थाई वाला 5 याद है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अब जो मांग कर रहे हैं G4 उनको देखिए, एशिया से देखिए इंडिया और जापान। एशिया से हो गया ना, इंडिया जापान। यूरोप से एक जर्मनी मांग रहा है, हिटलर वाला जर्मनी। तो इंडिया जापान जर्मनी, इंडिया जापान जर्मनी। और इस साइड से ब्राजील मांग रहा है, कह रहा कि भैया हमको भी चाहिए। और रियल में ही है भाई, आप 1945 का मॉडल को 2020 में लेके झेल रहे हैं। तो यही यूएन को जो महासचिव है ना भैया एंटोनियो गुटेरेस, उनको 1945 का टेलीफोन थमा देना चाहिए, लीजिए कंट्रोल करिए, ऐसे डिडिंग डिडिंग बात करेंगे यहाँ पे। तो अपने झुनक जाएंगे, कहेंगे हाँ हमको 5G टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उनसे कहिए ना कि काहे 1945 का मॉडल वाले के झेल रहे हैं, 2020 में सुधार कीजिए। तो ये चारों मांग रहे हैं। इन G4 समझ में आ गया। एशिया से देखेंगे तो इंडिया जापान जर्मनी ब्राजील, इंडिया जापान जर्मनी ब्राजील, इंडिया जापान जर्मनी ब्राजील। और जो अस्थाई जो पहले से हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। नक्शा के हिसाब से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा नक्शा वाला। वैसे मानचित्र का बैच भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप G4 समझ गए। लेकिन इसमें किसको मिलेगा? इंडिया को मिलेगा, जापान, जर्मनी, ब्राजील, किसको मिलेगा? ऐसा भी तो सबको मिल जाएगा थोड़ी ना। इसमें हम संभावना तलाशते हैं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। देखिए बात करते हैं जापान का, तो एकदम गारंटी जापान को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसको मिलना चाहिए ये डिपेंड करता है उस पर कोई भी बीटो न करे। और जापान का दुद्दू को बीटो करेगा सर, रूस भी करेगा, क्योंकि जापान ने अपने जमीन पर हमें सुरक्षा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को दे रखा है और अमेरिका वहां सेना रखा है और रूस और जापान में जमता नहीं है, तो इसका विरोध कर देगा रूस। और चाइना तो 100% करेगा भैया, एकदम कंफर्म है। तो G4 में से जापान फेंका गया। अब बात करते हैं जर्मनी, तो जर्मनी का भी 2 विरोध करेंगे। रूस इसलिए विरोध करेगा कि जर्मनी और रूस में व्यापारिक विरोध है, और चाइना इसलिए विरोध करेगा क्योंकि इसी भाषण में, यानी जो यूएनओ में पिछले दिन बैठक हुई, उसमें चाइना ने कहा कि हम केवल उन्हें वीटो देने के पक्ष में हैं, यानी केवल उन्हें परमानेंट सदस्य बनाने के पक्ष में हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील यानी विकास कर रहे हैं। अपनी जर्मनी को देखिएगा, ये तो विकास कर चुका है। तो इसका मतलब इस मुद्दे पर चाइना भी उनका विरोध करेगा, लेकिन रूस तो इनका विरोध कंफर्म करेगा। अब ब्राजील की बात करते हैं, तो ब्राजील का हल्का विरोध अमेरिका कर सकता है, क्योंकि ब्राजील से अमेरिका में खटपट होते रहता है, तो इसका थोड़ा बहुत ये विरोध कर सकता है, लेकिन एकदम कट्टर विरोध ही नहीं है सब जिस तरह इसके है। अब बात करते हैं हमारे अपने प्यारे भारत की, इंडिया का। तो इंडिया का विरोध कर रहा था ब्रिटेन, यही चोट्टा 200 साल शासन करके गया, अभी मन नहीं भरा। ये पगला क्या कह रहा है पता है? कि भारत जो है अस्थाई सदस्य ले ले, परमानेंट मेंबर बन जाए, लेकिन उसे हम वीटो नहीं देंगे। रे चोट्टा कहीं क्या, तो कौन दिमाग लेके पैदा हुआ रे? ये तो हो गया ही कि किसी से कहिए कि तोरा हम बियाह करा दे रहे हैं लेकिन दुल्हन ना देंगे, तो क्या फायदा ओकरा एगो झुनझुना कहले कि हमारा बियाह हो गया है। अरे बियाह करा रहे हो तो दुल्हन दे दो, है कि नहीं? चाहे उससे अच्छा दुल्हन दे दो, बियाह होगा चाहे नहीं होगा, समझा कि नहीं? अरे भैया हमको वीटो दे दो, मतलब कहने का समझिए ना कि हमको वीटो दे दो। भाड़ में गया ससुरा, हमको परमानेंट बनाओ चाहे मत बनाओ, हमको रहना चाहिए वीटो। जब मन तब ठोक के चलाए वीटो। जिस दिन वीटो मिलेगा ना, सोचा कस्पी होके तो लेके आएगा आदमी एकदम। बाकी पाकिस्तान तुम चिल्लाते रहो, थोड़ा हम लोग ऐसे देख लेंगे लोग। तो हमको ये ससुरा पगला को देखिए। तो भारत ने भी कहा कि चल भैया तू हमारा एक बार अस्थाई बना दे। एक बार अस्थाई बना देगा ना तो अस्थाई तोरा कोचते रहेंगे तोरे बगल में बैठ के वीटो वीटो। तो एक स्टेप तो बढ़ेंगे ना कम से कम, जहां अस्थाई है वहां से अस्थाई तो होंगे ना। तो भारत ने भी कहा चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चाइना ये चोट्टा देखिए क्या कहता है। चाइना कहता है कि हम भारत का समर्थन तभी करेंगे जब भारत जो है एनपीटी पर साइन करे। और भैया एनपीटी पे साइन करने का मतलब हमें अपना परमाणु हथियार हटाना पड़ेगा। मतलब चाइना हमारी वो नस पकड़ना चाहता है जो हम कभी तैयार ही ना हो। तो चाइना कह रहा है हम आपका विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि यूएनओ का जो नियम है कि आप एनपीटी पर साइन कीजिए और परमाणु हथियार हटाइए, तो हम उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। आप उस नियम को फॉलो कर लीजिए, हम मान लेंगे। चाइना जानता है कि भारत कभी इसके साइन नहीं करेगा, तो पूरी दुनिया भी चाइना को एक तरफा इल्जाम नहीं ना लगाएगी
लगी कि आप झगड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ फंस गया। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है सोल्यूशन। सबसे पहले भारत सरकार जो इस बार भी मुद्दा उठा है, टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन, मतलब लिखित हमको चाहिए कि कब इस पर सुधार होगा। अभी क्या मौखिक है, अमेरिका भी कहता है हम भी सुधार के पक्ष में, अरे चोट्टा कहीं का 2010 से सुनते आ रहे हैं लोग कि सुधार के पक्ष में। कहिया मीटिंग बुलाएगा कि यूएनओ का विस्तार होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन होनी चाहिए और टाइम लाइन के अंदर की एक लिखित होना चाहिए और एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ 2025 में इसकी बैठक होगी या 2022 में होगी, कि हम लोग उस समय फाइनली सुधार कर देंगे लोग। एक इस तरह से होना चाहिए, समझाएगी कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए सबसे जरूरी, मोदी जी आपको भी हम कहते हैं हाथ जोड़ के कि संसद में एगो प्रस्ताव ला दीजिए कि जो देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी यूएनओ में अस्थायी सदस्यता का विरोध करेगा, भारत उस देश से कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। अब पबजी और टिकटॉक बैन, पबजी पे तो बैन वापस हट गया, टिकटॉक पे बैन लगा तो चाइना को समझ में आया था कि भाई क्या क्या झमेला हुआ था। तो संसद जैसे प्रस्ताव पारित कर देगी तो पूरी दुनिया, हमको लीगल अधिकार है भाई कि हमें अपना दोस्त और दुश्मन पूछने के लिए हमको क्या यूएनओ से पूछना पड़ेगा, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जिस तरह से चाइना हमें घेर रहा है ना कि तू पहले इस पे साइन करो, परमाणु हटाओ तब देंगे, तो उसी तरह चाइना से भी घेर लेंगे कि तुम हमको पहले वीटो दो तब व्यापार करेंगे। और चाइना हमसे $70 बिलियन का व्यापार करता है भाई साहब, उनकी कंपनियां आधा ठप पड़ जाएंगी भारत से। और बेहतरीन भी है ना, भारत सरकार को इसी बीच में एक स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना से व्यापार अगर रुके ना तो फिर भारत में महामारी आ जाएगी, तो हर चीज महंगा हो जाएगा। तो मोदी जी को ना एक से एक जासूस, एक से एक इंजीनियर रहना चाहिए और चाइना भेजना चाहिए, वहां सीख के आए कैसे सस्ता सस्ता चीज बन रहा है। और भारत को 2-3 साल में एकदम आत्मनिर्भर होना चाहिए कि अगर चाइना से व्यापार ठप भी हुआ ना तो हम भी 10 रुपए में टेम्पर ग्लास बना लेंगे, हम भी 25 रुपए में मोबाइल चार्जर बना लेंगे। अब बनता है बना लेंगे, अब बनता है सोचा, जब वो बनाता है तो हम लोग काहे नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ नेता जो है ना दिन रात सोचते रहता है, हाँ हाँ बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, ये है। अगर यही नेता अगर ऐसे सोचे ना कि चाइना का जीडीपी यहाँ गया, हमारा पीछे गया, हमें बराबरी करना, हमें ये चीज का उत्पादन करना, इलेक्ट्रॉनिक में चाइना आगे जा रहा है, ये नहीं सोचेगा। वो सोचेगा मध्य प्रदेश में सरकार, कर्नाटक, ये इसी में चौपट हो जाता है। तो संसद में ये प्रस्ताव लाना चाहिए। तो प्रस्ताव ला रहा है जो किसान उसान वाला, यहाँ पर किसान वाला प्रस्ताव बताए थे। और सबसे जरूरी चाइना कहाँ घिराएगा, वो MTCR पे घिराएगा। देखिए MTCR की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलीम। इसके बारे में हम अलग से डिटेल्स बताएंगे, जिसमें आपको MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप, NSG ग्रुप, NPT या CTBT, ये सब अलग वीडियो बना देंगे। तो MTCR क्या है? MTCR कहता है कि जो इस MTCR का सदस्य है वही देश किसी दूसरे देश को ऐसी मिसाइल ट्रांसफर करेगा जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी जो MTCR का सदस्य नहीं है ना, उसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल कोई देश ना बेच सकता है, ना उससे कोई खरीद सकता है। तो चाइना को दोनों दिक्कत है। चाइना को चाहिए S-400 मिसाइल जो हवा में 400 किलोमीटर दूर तक मिसाइल को मार दे, लेकिन वो MTCR का सदस्य नहीं है। तो रूस ने उसको S-400 का पैसा लिया लेकिन दिया S-300 वो तो पेंट करके लिख दिया। चाइना कह रहा है कि काहे इतना ले रहा है, तो कह रहा है तोरा लेना है तो ले, काहे के लिए, तो तुम्हारा गलती है, तुम MTCR का सदस्य नहीं। और जो भारत को मिल रहा है S-400 मिसाइल, उसकी एक्यूरेट मारक क्षमता 400 किलोमीटर होगी, क्योंकि भारत MTCR का सदस्य है। चाइना चाहता है पाकिस्तान को हैवी मिसाइल बेच दे, तो भैया तू MTCR का सदस्य रहेगा तब ना हैवी मिसाइल बेचेगा। और भारत MTCR का सदस्य है और भारत के पास MTCR में वीटो पावर है। मतलब MTCR में कोई नया एंट्री मारेगा कि नहीं, इस पे भारत को वीटो है। अब भारत यहाँ चाइना से दू हाथ कर लेगा टेबल पे कि तुम हमको यूएनओ में वीटो दिलाओ, हम तुमको MTCR में वीटो दिला देंगे, फिर तुम भी हैवी मिसाइल खरीदना, मिसाइल बेचना, और नहीं तो हम हैवी मिसाइल वियतनाम को बेच देंगे। और इसकी शुरुआत कर देना चाहिए मोदी जी। वियतनाम, फिलीपीन, ताइवान, जितना उसके दुश्मन है सर, सबको ब्रह्मोस बेचना चालू करिए EMI पर, फ्लिपकार्ट से पहुंचा दीजिए, अमेजोन से ऑनलाइन डिलीवरी यहाँ पर, क्योंकि वो तो साला करिए नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास MTCR नहीं है। अब आओ बेटा तुम यहाँ पर। लेकिन हमारे देश के नेता सब हमको समझे में नहीं आते, उनको ये सब बतिया पता है कि नहीं पता है, फोन नंबरों नहीं दिया है कि एक बार आदमी डिस्कस करता है। तो आई होप आप इस सबको समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। आपको बाकी आप पॉलिटी बैच में पढ़ते हैं तो आपको टेंशन ही नहीं है। इसमें तो आपको हम पूरा इंटरनेशनल रिलेशन PDF के साथ नोट्स बनवाएंगे, ताकि आप PCS और मेंस वगैरह के एग्जाम में, UPSC में आप ये सब लिखेंगे, क्योंकि वहाँ आएगा तो 2 लाइन लिख देंगे तो नहीं होगा। आपको हर
एक चीज़ बताना पड़ेगा। और अगर आप किसी प्रॉब्लम को गिनवाते हैं ना तो उसका सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा, और नहीं तो कोई अधिकार नहीं है कि आप आके प्रॉब्लम गिनवा के चले गए, उसका सोल्यूशन भी रहना चाहिए, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए आप लोग का जो क्लास था वो थोड़ा रुक गया था, एक्चुअली एप्लीकेशन से प्ले स्टोर से हट गया था, लेकिन गूगल ने आज दे दिया यहाँ पर। हम तो सोचे थे कि आप लोग को कहेंगे कि आप लोग ट्विटर पे कैंपेन कीजिए, उसको बोलिए ट्वीट कीजिए गूगला को, लेकिन गूगला पहले ही दे दिया। जो 2,74,000 लड़के यहाँ पे इनरोल है ना, अब यहाँ 2,74,000 में से ओरिजिनल स्टूडेंट केवल 2.5 लाख हैं, बाकी 24,000 लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, केवल डाउनलोड किए हुए लोग एप्लीकेशन। पढ़ने वाले कितने हैं सर? केवल 2.5 लाख लड़के हैं सर। तो अभी क्या है कि सर्वर बढ़ गया है, तो जितने लड़के आगे देखिए बिहार में अगर हैं तो बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, यूपी पीसीएस वगैरह जितने लोग हैं, आप लोग के लिए पॉलिटी का बैच में हम एक्सटेंड कर दिए हैं, क्योंकि पहले 2 लाख पे ही एडमिशन क्लोज कर दिए थे, अब 50,000 का और जगह बढ़ गया है, तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट कचहरी, हर एक चीज़ जितनी चीज़ें हैं वो आपको A to Z चीज़ें बता दी जाएंगी। और मैप का क्लास कल से शुरू होगा, जिसमें आपको मैप भी पढ़ना होगा, एटलस पढ़ना है और ग्लोब पढ़ना है। ये जब तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे तब आपको इसमें हम पढ़ाएंगे इंडिया का कौन सा है और वर्ल्ड का कौन सा है, उसके बाद पॉलिटिकल, थेमेटिकल और ये आपका फिजिकल, तीनों टाइप का मैप पढ़ाएंगे। इसमें आपका लगभग मान के चलिए 2.5 महीना से ऊपर का क्लास चलेगा। अभी इसका ऑफर फी है 200, समझा गया? पहले इसका था 150, अभी बढ़ गया 200। एक्चुअली हम आपको ऑफर का अलाउंस जब तक करते तब तक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन में गायब कर दिया, तो अब गायब कर दिया तो हम क्या बताते, है ही नहीं है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, खान सर ऑफिशियल ऐप को देकर, वहाँ आप पॉलिटी और ज्योग्राफी ले लीजिएगा। पॉलिटी का भी क्लास आपका 200 रुपये में, आपको इतना सोचिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट है। 200 में आप पूरी दुनिया का कोना कोना जान जाएंगे, हर एक चीज़ मिल जाएगा। पॉलिटी में तो फिर आप समझिए कि फिर आपसे कोई नहीं है। एक लड़का ना कमेंट क्या किया कि सर हमको थाना में ले गया था, मतलब उसने कमेंट करके बताया, तो पूछा कि तुमको डर नहीं लग रहा है, तो कह रहा है कि हम खान सर का पॉलिटी बैच के स्टूडेंट हैं। मजाक कर रहा था कि क्या कर रहा था, लेकिन कमेंट करके वो बताया ऐसा। तो आई होप आप ये यूएनओ का मैटर समझ गए होंगे। भारत को कब तक मिलेगा इसका अभी तक कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। अब यूट्यूब पे भी वीडियो आते रहेंगे। एक्चुअली 3-4 दिन से हम भी फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि